बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर सपोर्ट और मूवमेंट के इस आखिरी लेसन में आपको वेलकम करते हैं और आज हम मस्कुलर सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे और स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं और उनकी शेप किस तरह होती है, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप से पता चलता है कि स्केलेटल मसल्स में पाए जाने वाले फाइबर्स लाइट और डार्क कलर के पैटर्न में अरेंज होते हैं। इन फाइबर्स की डायमीटर सिर्फ 0.02 से लेकर 0.08 नैनोमीटर तक होती है। सबसे इम्पोर्टेंट फाइबर्स या मसल फाइबर्स जो कि मसल का सारा मैकेनिज़्म बनाते हैं वो एक्टिन और मायोसिन हैं। इस फिगर में देखा जा सकता है मसल बंडल, मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जिन प्रोटीन से बना है उन प्रोटीन्स को एक्टिन और मायोसिन कहा जाता है। मसल के छोटे छोटे यूनिट्स जो कि जेड लाइन के बीच में मौजूद हैं, इन यूनिट्स को सार्कोमेर कहा जाता है। सार्कोमेर को हम मसल का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं। मायोफाइब्रिल्स में जगह जगह पर जेड लाइंस पाई जाती हैं। एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के बीच में जो एरिया मौजूद है उसको सार्कोमेर कहते हैं। The structural and functional unit of the myofibril is known as sarcomere. सार्कोमेर में कुछ रीजन्स हैं जैसे कि आई बैंड। आई बैंड वो एरिया है जहाँ पे सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होता है। ये ब्लू कलर में जो शो किया गया है ये सिर्फ एक्टिन प्रोटीन है। इस जगह को आई बैंड का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ए बैंड है। ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों किस्म के प्रोटीन्स होते हैं। इस वजह से इसको ए बैंड यानी एन आइसोट्रोपिक बैंड कहा जाता है और आई बैंड का मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड। रेड कलर के मायोसिन फिलामेंट्स और ब्लू कलर के एक्टिन फिलामेंट्स शो किए गए हैं। यहाँ से ये भी पता चलता है कि मायोसिन फिलामेंट्स काफ़ी थिक हैं जबकि एक्टिन फिलामेंट्स काफ़ी थिन हैं। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं जबकि ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सार्कोमेर उस जगह को कहते हैं जो कि दो जेड लाइंस के बीच में पाई जाती है। जब एक सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें पाए जाने वाले एक्टिन्स इस तरीके से मूवमेंट करते हैं कि एडजेसेंट जेड लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएं। इस प्रोसेस के ज़रिए सार्कोमेर शॉर्ट या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सार्कोमेर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जेड लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब बहुत सारे सार्कोमेर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मसल सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस कहते हैं, इसको दो साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया 1950s में, H.E. हग्सले और A.F. हग्सले। इस हाइपोथेसिस को अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं, लेकिन इस डिटेल में जाने से पहले जेड लाइन, एक्टिन, मायोसिन वगैरह के बारे में
डिस्कशन ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन प्रोटीन्स को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। ये मायोसिन का एक बंडल है जिसमें बहुत सारे मायोसिन के फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं। नीचे सिर्फ एक फिलामेंट शो किया गया है। ये मायोसिन के बहुत सारे फिलामेंट्स एक बंडल में अरेंज हैं और नीचे दिए गए फिगर में सिर्फ एक फिलामेंट दिखाया गया है। मायोसिन से निकलने वाले ये छोटे छोटे हेड्स, इनको क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है, जो कि यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। इन हेड्स को, जो कि मायोसिन से अराइज होती हैं, इनको क्रॉस ब्रिजेस कहा जाता है। In the structure of sarcomere, the myosine are present in bundles and form thick filaments. Myosine contains globular projections called cross bridges that can attach to binding sites on actin. ये क्रॉस ब्रिजेस मायोसिन को एक्टिन के साथ बाइंड करने में हेल्प करती हैं। अब हम एक्टिन के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्टिन ये छोटे छोटे बॉल्स जो कि एक फिलामेंट बना रहे हैं, ये एक्टिन के प्रोटीन्स हैं जो कि गोल बॉल्स की शक्ल में शो किया गया है। एक्टिन के प्रोटीन्स मिलकर एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं। एक्टिन के साथ दो अहम और प्रोटीन्स हैं जिसको ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कहा जाता है। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ साथ एक ख़ास पोजीशन में रहता है। जब तक ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन में रहेगा, एक्टिन और मायोसिन आपस में बाइंड नहीं हो सकते। इस पॉइंट को ज़रा गौर से सुन लें। जब तक ट्रोपोमायोसिन अपनी पोजीशन पर रहेगा, तब तक एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड नहीं हो सकता। ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटाने के लिए ट्रोपोनिन को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से एक्टिवेट होता है, इसको आगे चलकर पढ़ते हैं। ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन है, ये 3 ग्लोब्यूल्स या 3 बॉल्स की शक्ल में ट्रोपोनिन को शो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रोपोनिन प्रोटीन locks the tropomyosin in its place and hence actin cannot bind to the myosin. Troponin acts as a calcium dependent switch. जब तक ट्रोपोनिन को कैल्शियम आयंस नहीं मिलते, ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को इस जगह से नहीं हटाने देता। जब तक ट्रोपोमायोसिन यहाँ से नहीं हटेगा, तब तक एक्टिन और मायोसिन आपस में बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। अब स्लाइडिंग फिलामेंट हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। मसल को एक्टिवेट करने के लिए न्यूरॉन या नर्व से मैसेज मसल तक पहुंचता है। मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसको सार्कोलीमा कहा जाता है, या मसल बंडल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद होती है उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। सार्कोलीमा में मसल्स छोटी छोटी पॉकेट्स बनाते हैं और उन पॉकेट्स में न्यूरॉन्स होते हैं। उन पॉकेट्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। सार्कोलीमा में छोटे छोटे पॉकेट्स होती हैं। उन पॉकेट्स में न्यूरॉन्स के आखिरी सिरे स्टे करते हैं। उन पॉकेट्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स कहा जाता है। यहाँ जिस जगह पे न्यूरॉन और मसल आपस में जॉइन होते हैं, इस जगह को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। जब
न्यूरॉन का मैसेज साइनेप्टिक क्लेफ्ट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है तो न्यूरॉन से एक ख़ास किस्म का केमिकल जिसको एसिटाइल कोलिन कहते हैं निकलता है। ये एसिटाइल कोलिन न्यूरॉन से निकलता है। एसिटाइल कोलिन को रिसीव करने के लिए सार्कोलीमा के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कहा जाता है। सार्कोलीमा के ऊपर नॉर्मल हालात में कुछ चार्जेस होती हैं। सार्कोलीमा के अंदर नेगेटिव चार्जेस होती हैं जबकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। जब न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन निकलकर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पर बाइंड होता है उसके नतीजे में सार्कोलीमा के चार्जेस या सार्कोलीमा की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। सार्कोलीमा की पोलैरिटी जब चेंज होती है सार्कोलीमा के नीचे एक ख़ास किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। सार्कोलीमा की पोलैरिटी चेंज होने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक सिग्नल मिलता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस को मसल में रिलीज़ कर देते हैं। इस डायग्राम से सार्कोलीमा जो कि एक ख़ास किस्म का मेम्ब्रेन है मसल के ऊपर दिखाया गया है। सार्कोलीमा के नीचे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये एक ख़ास किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब न्यूरॉन से मैसेज सार्कोलीमा को मिलता है सार्कोलीमा के इर्द गिर्द चार्जेस चेंज हो जाते हैं। चार्जेस के चेंज होने से सार्कोलीमा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सिग्नल भेज देता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सिग्नल के नतीजे में कैल्शियम आयंस मसल के अंदर धकेल देता है। जिस तरह के हमने पहले भी स्टडी किया, कैल्शियम आयंस के आने से ट्रोपोनिन एक्टिवेट हो जाता है। जब ट्रोपोनिन एक्टिवेट हो जाए तो ये ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटा देता है और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, जब ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से हट जाता है उसके बाद मायोसिन और एक्टिन के बीच में बॉन्डिंग होती है जिसको क्रॉस ब्रिजेस का नाम दिया गया है। मायोसिन और एक्टिन तब तक एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे जब तक इनको एटीपी ना मिले। जब एक्टिन और मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस को एटीपी की एनर्जी मिलती है तब ये एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और एक्टिन और मायोसिन तकरीबन एक दूसरे के साथ 10 नैनोमीटर तक स्लाइडिंग करते हैं। जब तक कैल्शियम आयंस मौजूद रहेंगे तब तक मायोसिन और एक्टिन के बीच बॉन्डिंग होती रहेगी। जब तक एटीपी मौजूद रहेंगे तब तक एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ स्लाइड कर पाएंगे। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, जब तक फ्री कैल्शियम आयंस मौजूद रहेंगे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते रहेंगे। क्रॉस ब्रिजेस इतनी तेज़ी से बनते हैं कि तकरीबन 1 सेकंड में 50 से लेकर 100 टाइम्स तक क्रॉस ब्रिजेस बन सकते हैं और टूट सकते हैं। जब मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये अपनी असल ओरिजिनल हालत के तकरीबन 1/3 बन जाता है लेंथ में। जब तक नर्व मैसेजेस स्टॉप नहीं होते तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन जारी रहती है, लेकिन अगर एटीपी मौजूद हो, जब नर्व मैसेजेस स्टॉप हो जाते हैं उसके बाद कैल्शियम को वापस सार्कोलीमा में जज़ब कर लिया जाता है और एक्टिन और मायोसिन के बीच में और मज़ीद बॉन्डिंग नहीं हो पाती। कैल्शियम के वापस जाने से
ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह पर आ जाता है और ट्रोपोनिन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन मज़ीद बॉन्ड्स नहीं बना सकते। इसी के साथ इस चैप्टर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।